नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में कहानियों की पुस्तक अपनी चल रही है और आज की जो कहानी है वह है पाजेब, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। प्रेमचंद के बाद के कथाकारों में जैनेंद्र का नाम बड़ा ही प्रसिद्ध है। उनकी कहानियाँ मनोविश्लेषण और मनोविज्ञान पर आधारित रहती हैं। कहानी कला के शिल्प की दृष्टि से जितने भी नमूने हो सकते हैं वो जैनेंद्र की कहानियों में हमें देखने को मिलते हैं। जैनेंद्र के जीवन चरित्र के बारे में हम यहाँ बात करें तो हमारे सामने ये कुछ सूचनाएं निकल कर आती हैं। उनका जन्म 1905 ईस्वी में और देहावसान 1989 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद के बाद हिंदी को नई दिशा प्रदान करने का कार्य जैनेंद्र कुमार ने किया। अलीगढ़ के कौड़ियागंज जगह पर जैनेंद्र का जन्म हुआ और गुरुकुल काशी विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। गांधी जी का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव था। गांधी जी के देशव्यापी आंदोलन जब चले तो उन्होंने जैनेंद्र को भी अपनी तरफ आकर्षित किया और जैनेंद्र पर गांधी दर्शन का बड़ा ही सीधा प्रभाव दिखाई देता है। सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांत उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन जाते हैं और उनकी रचनाओं में साक्षात हमें दिखाई देते हैं। उनकी जो कहानियों की पृष्ठभूमि है वो इसी सत्य और अहिंसा पर टिकी हुई है। जैनेंद्र की जो कहानियाँ हैं उनका जो मूल तत्व यदि हम देखें तो उनमें दर्शन, दार्शनिकता और मनोविज्ञान, इन दो बातों पर बहुत अधिक बल होता है। मनोविज्ञान से संबंधित कहानियाँ उनकी बड़ी प्रसिद्ध भी रही हैं, चाहे वो बाल मनोविज्ञान हो, चाहे वो मनोभावों को दर्शाने वाली कहानियाँ हों। उनकी कहानियों में छोटे छोटे तथ्यों को, छोटे छोटे ताने बाने रचते हुए मनोभावों को बड़े ही सहज तरीके से कह देने की कला दिखती है। प्रेमचंद ने अगर कहानियों को सामाजिक समस्याओं से जोड़ा तो जैनेंद्र ने कहानियों को व्यक्ति की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। भावात्मक रूप से व्यक्ति कहाँ अपने आप को कठोर मजबूत पाता है, कहाँ कमज़ोर पाता है, इन सब बातों पर बड़ा ही बल जैनेंद्र की कहानियों में रहता है। व्यक्ति को केंद्र में रखकर उनकी भावनाओं, उनके जीवन की विषम परिस्थितियों से उत्पन्न व्यक्तिगत समस्याओं तथा उनके कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उनकी कहानियों की मूल विषय वस्तु है। जैनेंद्र अपने पात्रों की छोटी छोटी सामान्य सी घटनाओं को भी बड़ा ही मनोरम रूप प्रदान करते हैं और उन पात्रों के माध्यम से, छोटी छोटी बातों के माध्यम से बड़े ही सहज भाव से वो कहानी को हमारे सामने रख देते हैं। शिल्प के विविध रूप जैनेंद्र की कहानियों में हमें देखने को मिलते हैं। पात्रों के रूप में जो कहानी कला के कहने की जो बात है वो पात्रों के रूप में कही है। आत्मकथा के रूप में उनकी कहानियाँ मिलती हैं, संवाद के रूप में रखते हैं, स्वगत कथन के रूप में, वार्ता, दृष्टांत, प्रतीक, कथा जैसे पुराने रूपों का भी जैनेंद्र नए ढंग से प्रयोग करते हैं। यानी देखा जाए तो जैनेंद्र की जो कहानियाँ हैं वो शिल्पगत दृष्टि से बड़ी ही नए नए नवाचार करने वाली रही हैं और विभिन्न तरह की जो नवीन तकनीक अपनाई जा सकती थी वो जैनेंद्र ने अपनी कहानियों में उन्हें अपनाया है। जैनेंद्र के नए नए प्रयोगों के कारण कहानी विधा की शिल्पगत संभावनाओं का एक अपार आकाश खुला और शिल्प को लेकर के आगे चल कर के जो कहानी आंदोलन चले उनमें नए नए प्रयोग हमें और भी देखने को मिलते हैं। तो पहली बार हमें ये जो नवाचार या शिल्पगत जो नूतनता है यह हमें जैनेंद्र की कहानियों में मिलती है।
उन्होंने कहानी को एक सहज, स्वाभाविक और पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी। अपने पात्रों के मनोविज्ञान, उनके घरेलू बोलचाल, उनकी दैनंदिन समस्याएं, उनके सुख दुख सबको बड़े ही आत्मीय ढंग से और बड़े छोटे छोटे वाक्यों में बड़े ही सहज तरीके से हमारे सामने कहानी कला के रूप में जैनेंद्र रख देते हैं। जैनेंद्र की जो संपूर्ण कहानियाँ हैं वो जैनेंद्र की कहानियाँ 10 भाग में जो प्रकाशित है उसमें संकलित हैं, मिलती हैं। जैनेंद्र की कहानियों के साथ साथ उनके उपन्यासों की भी बड़ी ख्याति रही है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत, ये उनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं, जिनमें से त्यागपत्र जो उनका उपन्यास है वह बड़ा ही प्रसिद्ध रहा, जिसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ। कहानियों की यदि हम बात करें तो जैनेंद्र की जो कहानियां हैं वो जाह्नवी, पत्नी, मास्टर साहब, परख, एक रात, ध्रुव यात्रा, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, पानवाला, अपना अपना भाग्य, पाजेब, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या, वातायन, ये बड़ी ही प्रसिद्ध कहानियाँ उनकी हमें कहानी कला के रूप में देखने को मिलती हैं। फांसी कहानी संकलन उनका बड़ा प्रसिद्ध रहा और मूलतः जैनेंद्र की जो ख्याति है वो एक मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में रही है। यहाँ हम बात करते हैं पाजेब कहानी के बारे में। पाजेब का नाम आप सबने सुना होगा, जो पैरों में पहनी जाती है, पायल की तरह की होती है। उस पाजेब के इर्द गिर्द कहानी का ताना बाना किस तरह बनाया जा सकता है वो हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। जैनेंद्र बाल मनोविज्ञान से जोड़ते हुए उस पाजेब की पूरी कहानी को हमारे सामने रखते हैं। बच्चों के मनोविज्ञान को समझना सरल कार्य नहीं होता। सामान्यतः हम यह मानकर चलते हैं कि जो हम कहेंगे बच्चे वैसा नहीं करते, हम जो समझाते हैं उसे वो मानते भी नहीं है, लेकिन हम धमका कर, अपना प्रभाव जमा कर उनसे जो कहलवाना चाहें वो कहलवा सकते हैं। किंतु व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता नहीं है। बच्चे हमारे धमकाने से, डराने से कुछ बातों को मान तो जाते हैं, पर वो केवल डर की वजह से ऐसा होता है। इस कहानी में भी मध्यम वर्ग के परिवार की एक बुआ है जो मुन्नी नाम की बच्ची के लिए शौकिया तौर पर पाजेब ले आती है। पाजेब महंगी हैं, बड़ी अच्छी हैं, सुंदर भी हैं। उन्हें वह बच्ची पहनकर घूमती है और उसका छोटा भाई आशुतोष उसे बड़े ही सहज भाव से घुमाता फिराता है। लेकिन बाल मनोविज्ञान की दशाएं किस प्रकार आती हैं वो हमें देखने को मिलता है कि वह भी मचल जाता है कि मुझे भी साइकिल चाहिए। इन सब चीज़ों पर बहस होती है। आगे उसके जन्मदिन पर साइकिल लाने की बात कह दी जाती है बुआ के द्वारा, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी घटना ये होती है कि पाजेब जो 2 होती हैं उनमें से एक कहीं गुम हो जाती है। खोजबीन चलती है, घर में भागदौड़ मचती है, सब लोग ढूंढते हैं और पहला शक नौकर बंसी पर जाता है। उसे डराया धमकाया पूछा जाता है, लेकिन वह साफ मना कर देता है। दूसरा जो शक जाता है वह आशु के, जो उसका बचपन का साथी है, उस पर जाता है और बार बार आशु को डराकर धमकाकर यह पूछा जाता है कि क्या तूने उसको पाजेब ले जाकर दी है, क्या तू उससे लाकर दे देगा। तो वो हर बार यही कहता है, जब छन्नू के पास है ही नहीं तो वो देगा कहाँ से। इस बाल मनोविज्ञान को हमारे सामने ये कहानी इतने सहज भाव से रखती है कि हमें लगता है कि ये सब हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं एक बार होता है। बाल मनोविज्ञान के समुचित ज्ञान के अभाव में बड़े लोग बच्चों के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करते हैं कि वे बच्चों से जो कहलवाना चाहते हैं कहलवा लेते हैं। ऐसा ही इस कहानी में होता है, किंतु सारा रहस्य तब खुलता है जब कई दिन बाद बुआ आती है
और पाजेब लौटा कर कहती है कि भूल से वह उसकी जेब में चली गई थी। इस तरह कहानी का अंत बड़ा नाटकीय होता है। छोटे छोटे वाक्यों में जैनेंद्र कुमार ने इस कहानी को बड़ी कुशलता से चुना है, बुना है तथा बच्चों के व्यवहार का बड़ा जीवंत चित्रण किया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के ताने बाने में गुंथी यह कहानी बड़े ही सहज भाव से बाल मन को और बालक के भोलेपन को, हठता को, उनके जिद्दी स्वभाव को हमारे सामने रख देती है। पाठ्यक्रम में इस कहानी को शामिल करने का मूल उद्देश्य यह है कि हम बाल मनोविज्ञान को अच्छे से समझ सकें, जान सकें और कहानी कला के जो प्रमुख लेखक हैं जैनेंद्र, उनसे परिचित हो सकें। प्रश्न यदि हम देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्नों में प्रश्न इस तरह से प्रश्न पत्र में पूछ लिए जाते हैं कि बाल मनोविज्ञान का सहज उदाहरण पाजेब कहानी है, स्पष्ट कीजिए। या आशुतोष में किस प्रकार आप सहज भाव का बाल चित्रण पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न इस कहानी में बनकर आते हैं। और यदि लेखक से संबंधित प्रश्न आता है तो जैनेंद्र मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान पर कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। पाजेब कहानी इस कथन को किस प्रकार सिद्ध करती है, स्पष्ट करें। इस तरह के प्रश्न इस कहानी से संबंधित हो सकते हैं। हमें इस कहानी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक बार सभी विद्यार्थी इसे इसका पूरी कहानी को पढ़ें और इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हों वो मुझे व्यक्तिगत संपर्क करके व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।